हेलो बच्चों, मैं आपका वीएस सर इस बार आपके सामने आया हूं आपकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के। आप लोगों को बहुत समस्या होती है टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग, टेस्ट पेपर एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। प्लस आपको किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, किस तरह से रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं पेपर की। देखो बच्चों, पढ़ाई करना अलग आर्ट है और पेपर करना एकदम डिफरेंट आर्ट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा हैं बट उसके बावजूद भी वो पेपर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, रैंक सिक्योर नहीं कर पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियोकर होते हैं पढ़ाई में, लेकिन वो पेपर करने के आर्ट इतना अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर जाते हैं। तो ये क्या साइंस है इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो दैट इज गोइंग टू ऐड इन योर रैंक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आपको पेपर करने का आर्ट नहीं आता तो फिर आप उस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पेपर करने का आर्ट ये कहता है कि आपको क्वेश्चन करना नहीं है, आपको क्वेश्चन जल्दी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के, और उसके हिसाब से आपको अपनी एक सही टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी एग्जाम में, जिसकी वजह से आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएं। तो एक बहुत ज़रूरी बात यह है पेपर सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को तलाशें, उनको कवर अप करें। वो क्वेश्चंस ना करें जो आपके लिए स्ट्रेंज है, अनजान है। आप हमेशा उन क्वेश्चंस पे पहले फोकस करें जो कि आपको अच्छे से आते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको, अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो जेईई मेन में हर एक सब्जेक्ट के अंदर, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आपको ऐसे 12 से 14 क्वेश्चन पक्के तौर पर मिलेंगे जो कि आपने पढ़ रखे होंगे और जो आप पहले अटेम्प्ट में सही कर सकते हो। उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे जो सब करेंगे, वो तो करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जब आप टफ क्वेश्चंस पर जाओगे और वहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में उन क्वेश्चन को क्रैक कर दिया तो आपकी रैंक सिक्योर्ड है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हर बच्चे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप पेपर में वो क्वेश्चंस पहले करें जो इजी हैं या जिनका कॉन्सेप्ट आपको पता है। जिन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली सॉल्व करके नहीं गए हो पेपर में, उनको बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उनको अटेम्प्ट भी कर लोगे तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए। लेकिन हमें वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो डॉट श्योर हम सही करके आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैंने तो ना 1.5 घंटा फिजिक्स में दे दिया, मैंने तो 1.5 घंटा मैथ्स में दे दिया। ये भी एक गलत प्रोसीजर है। आपको पहले अपने दिमाग में एक सेट करना पड़ेगा मामला कि आपको एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। मेरे हिसाब से अगर आप जैसे केमिस्ट्री की बात करते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई केमिस्ट्री का पेपर जो है वो मेरे से होता ही जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट सफिशिएंट होगा उसके लिए, मेरे हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद मतलब आपको एटलीस्ट 50 मिनट्स तो हर एक सब्जेक्ट को देने ही चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स के लिए आपके पास 25 मिनट ही रह गए। अब जैसे कि इस साल जेईई मेन में हुआ था कि कई बच्चे जो है वो इस तरीके से बात कर रहे थे मुझसे, तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरे पास मैथ्स में या केमिस्ट्री में तो मेरे पास 25 मिनट ही रह गए, जबकि केमिस्ट्री का पेपर वो आराम से क्रैक कर सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट आप ही की वजह से होती है। आप लोग अगर प्रॉपरली सब्जेक्ट पे एम्फेसिस दोगे कि भाई मुझे 50 मिनट्स तो एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट को देना ही है, और अगर कोई सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं तो आप 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट तक ले जा सकते हो उसको, इससे ज़्यादा नहीं ले जाइए। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद देखिए, कोचिंग में जब आप हो तो पेपर एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोशन में आप हो तो मोशन में तो आपको पता ही है कि हर पेपर के ऊपर आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सिलेबस लिखे हुए होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है आपके पेपर एनालिसिस के लिए। आपके लिए मैक्सिमम काम तो इंस्टीट्यूट खुद ही कर रहा है। आपको क्या करना है, जैसे आपने आज पेपर दिया, आज के पेपर में आपने कितना परफॉर्म किया है वो सब आपको पता है। ठीक है। अब आपने गलती कहाँ करी है उसको आप पहले आराम से उसी पेपर पर लिख लो कहीं पर पेंसिल से, और एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे कि भाई मैं ये क्वेश्चन मैं जानता था लेकिन मैं गलत कराया। क्यों कराया? सिली मिस्टेक्स की वजह से। सिली मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो सिली मिस्टेक केवल तब होती है जब आपका दिमाग पर्टिकुलरली उस स्टेप पर नहीं होता जो कि आप परफॉर्म कर रहे होते हो। अगर आपका दिमाग 100% उस स्टेप पर है, आप कुछ और नहीं सोच रहे हो, तो गारंटी है कि आपसे सिली मिस्टेक हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो उसको आपके अलावा और कोई भी क्योर नहीं कर सकता, वो आप ही को करना पड़ेगा। कैसे होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप अपना माइंड उसी स्टेप पर रखें।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको पेपर एनालिसिस करना है, आपने क्या गलतियां करी हैं, गलतियां क्यों हुई हैं, वो आप अपने दिमाग में रखो, और अगले पेपर को जब देने जाओ तो आप ये इंश्योर करो कि आप कोई नई गलती ही करोगे, आप वो गलती नहीं करोगे जो आप पिछले पेपर में करके आए हो। अगर कोई नई गलती करोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद अगले पेपर में फिर वो सारी गलतियां इरेज करके आपको फिर वापस देखना है कि मैं ये गलतियां रिपीट ना करूं। ठीक है, ऐसा करते करते धीरे धीरे आप परफेक्शन की तरफ चलते चले जाओगे। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप रिवीजन कैसे करें। देखिए, रिवीजन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वीक में आपके 3 दिन ऐसे होने चाहिए जब आप अपने रिवीजन को प्लान करोगे। ठीक है, होमवर्क तो आपको रेगुलरली करना ही करना है, लेकिन 3 से 4 दिन आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आप अपने 2 से ढाई घंटे रिवीजन को भी दोगे। अब एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करोगे एक दिन में 2 या कम से कम 1 तो रिवाइज कर ही पाओ। अब रिवीजन के लिए आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिवीजन में आपको करना क्या क्या है। रिवीजन में सबसे पहले नोट्स को पढ़ना होता है, नोट्स को मेमोराइज करना होता है, क्योंकि नोट्स अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, नोट्स अगर आपको याद है तो फिर उसके बाद आप अपने मॉड्यूल में और डीपीपी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मार्क माय वर्ड्स, नॉट ऑल द क्वेश्चंस, सिर्फ वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने आपको परेशान किया है, जो आपके डाउट्स थे, सिर्फ उनको आपको वापस से प्रैक्टिस करना है। इससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठने लगेगा जो आपको अक्सर अटका देता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टेस्ट पेपर्स हो चुके हैं आपके इंस्टीट्यूट में, उन टेस्ट पेपर्स को भी आप दोबारा करेंगे अगले पेपर में जाने से पहले, क्योंकि टेस्ट पेपर्स में अक्सर नए क्वेश्चंस दिख जाते हैं। अच्छा, फिर देखो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे करोगे आप। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए देखो, अब जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो या फिजिक्स में आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो अगर वो कनेक्टेड है किसी और चैप्टर से भी, तो उन दोनों चैप्टर्स के खत्म होने का वेट करो पहले आप, और उन दोनों चैप्टर्स के खत्म होने के बाद ही आप उनके पीवाईक्यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके क्वेश्चंस ज्यादा अटकना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा स्ट्रांग हो, ना कि कमजोर। कब होगा वो स्ट्रांग? जैसे मान लो कि आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो XYZ, मान लो मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे अगर आप बात कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल को एटलीस्ट खत्म करके पीवाईक्यूज पर जाइए आप। ठीक है ना, और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उन तीनों के एक साथ कर लीजिए। इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर खत्म हो और फिर पीवाईक्यूज पर चले गए। हाँ, अगर चैप्टर ऐसा है जैसे कि जिसका बहुत ज्यादा कनेक्शन बाकी चैप्टर्स के साथ नहीं है, तो फिर अपन उसको ऑन द स्पॉट चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यू को उसके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो लिंक्ड चैप्टर है तो फिर प्लीज आप वेट कीजिए कम से कम उन सारे चैप्टर्स को खत्म होने का। उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा निकल करके आएगी पीवाईक्यूज में। मतलब 100 में से कम अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हो तो 100 में से कम आप 70 से 75 तो हिट कर पाए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। इसमें आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ग्रो करेगा। उसके बाद देखिए, ये आपकी शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ते हो, ठीक है ना, लेकिन अब उसमें लेंथ बहुत है, उसमें वो चैप्टर्स जो हैं वो बड़े बड़े बहुत हैं, तो फिर आप कैसे करोगे? आप उसको अपने शब्दों में पढ़ के मेमोराइज करो और फिर अपने शब्दों में उसको लिखने की कोशिश करो। वो आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। शॉर्ट नोट्स आप ही के काम आएंगे जब आप चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे, बहुत स्पीड से आपको रिवीजन चाहिए होगा, तो आप अपने शब्दों को ही जब पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम कभी भी मिस ना करें। एग्जाम बहुत जरूरी है इंस्टीट्यूट के। वो अगर आप मिस कर दोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी प्रोग्रेस और होना बाकी है। ठीक है, तो यही सब बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।